हेलो स्टूडेंट्स। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर रहे थे हम लोग पहले। उसी में दो प्रॉपर्टीज़ और रह गई जिनको कि स्टडी करना है। उसमें एक है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ड्रग। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है इसमें इन्वॉल्व होती है स्टडी 3D स्ट्रक्चर, ड्रग का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी होती है। और उसमें मौजूद कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर अगर कोई है तो कायरल सेंटर यानी कि वो कार्बन जिस पे कि चार बॉन्ड लगे हुए हैं, तो चारों बॉन्ड्स पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हों, मतलब कि बिल्कुल ही डिसिमिलरिटी हो, सिमेट्री बिल्कुल ना हो। ठीक। और स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे ड्रग आप पेपर पे हम जो बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअल में ड्रग का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि जो बॉन्ड्स उस पर लगे हैं वो अलग अलग एंगल पे होते हैं। तो अगर इसको स्पेस में ड्रॉ करें, स्पेस मतलब खाली जगह पे, जैसे आपके सामने जो जगह है, हवा है बिल्कुल, वहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो कई तरफ निकलेगा। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये बॉल और सॉकेट मेथड आता है, जिसमें स्टिक्स लगाते हैं, स्टिक्स के साथ बॉल्स लगाते हैं अलग अलग, तो क्या बन जाता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में करते हैं। और कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर क्या है? वो कार्बन एटम जिसपे कि चारों जो बॉन्ड लगे हुए हैं उन पे अलग अलग एटम्स लगे हुए हों, तो वो कायरल सेंटर कहलाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है ड्रग के किसी भी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट ड्रग की जो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है उसको सीधा सीधा अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर ड्रग का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो बदलेगा तो बॉन्ड एंगल बदल जाएगा, बॉन्ड लेंथ बदल जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है ड्रग का और स्टेरिक इन्वायरमेंट है, हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में किसी भी तरह का बदलाव करेंगे तो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी। जैसे दो पेयर्स हैं ड्रग के या दो आइसोमेरिक पेयर हैं, जैसे ये मान लीजिए ड्रग्स आती हैं, बीटा मेथासोन है या डेक्सामेथासोन है। एक बीटा आइसोमर है, दूसरा अल्फा आइसोमर है। या एक ड्रग आती है सेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन, डेक्स्ट्रोसेट्रिजीन। तो अगर दो आइसोमेरिक पेयर्स हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसका पार्टीशन कोफिशिएंट लॉग पी है, पी के वैल्यू है, ये अलग हो सकती है। और क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल रही हैं, स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में भी बदलाव आएगा। जैसे सिट्रिजीन टाइप जो आती है वो एक रेसमिक मिक्सचर है लियो और डेक्स्ट्रोफॉर्म का। उसमें लियोसिट्रिजीन जो है वो एक्टिव है, डेक्स्ट्रोसिट्रिजीन जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ठीक। तो इस तरह का डिफरेंस आ सकता है कि एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है और एक आइसोमर में एक्टिविटी है। तो ये डिफरेंस है आइसोमर्स का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के तौर पे। अब ऐसे आइसोमर्स जिनमें कि बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम हो, मतलब जिसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, बॉन्ड जो बने हुए हैं वो सब सेम हो, लेकिन बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग बदल जाए, तब वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे कोई बॉन्ड जो है अल्फ़ा पे लगा हुआ है, अल्फ़ा बॉन्ड है, या वही एटम दूसरे मॉलिक्यूल में बीटा बॉन्ड पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? बॉन्ड का अरेंजमेंट जो है वो बदल गया। ठीक। अल्फ़ा और बीटा बॉन्ड को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर आपने सामने ड्रॉ किया है, तो अल्फ़ा को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और बीटा को बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। बोल्ड लाइन से जिसको दिखा रहे हैं यानी बीटा को, तो मतलब ये है कि अगर उसको प्लेन पे हमने ड्रॉ किया है तो वो एंगल जो बॉन्ड का है वो हमारी तरफ आ रहा है, जबकि अल्फ़ा अगर है तो बॉन्ड जो है, बॉन्ड का एंगल जो है हमसे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम प्लेन और एबव द प्लेन। तो इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। अब वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। कौन से? जिनमें कि बॉन्ड तो सब सेम लगे हुए हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो। अब इन्हीं में अलग अलग आइसोमर्स हैं, टाइप्स हैं इनके स्टीरियो आइसोमर्स के। जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो हैं जिनमें कि
एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से बदला जा सकता है सिर्फ एक बॉन्ड को रीअरेंज करने से, रोटेट करने से। मतलब कि दो अलग अलग आइसोमर्स हैं, बॉन्ड एंगल उनमें अलग अलग है, लेकिन सिर्फ एक बॉन्ड को अगर हम रोटेट करें तो हम उनमें इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। रोटेशन जो है बॉन्ड्स का वो इंटर कन्वर्जन अलाउ करेगा। वही बात है, इसमें एक में हमने रोटेट कर दिया ऊपर साइड की तरफ और दूसरी साइड की तरफ कर रहे हैं तो दूसरा आइसोमर है, एक साइड की तरफ कर रहे हैं तो एक आइसोमर है, तो बदलेंगे तो इंटरचेंज होंगे। इसके बाद का ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो कायरल कंपाउंड है वो कायरल मॉलिक्यूल जो है, कायरल मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है, यानी कि एक कायरल सेंटर होता है। अगर एक कायरल सेंटर है तो 2 इनैंशियोमर पॉसिबल होंगे उसके, और 2 हैं तो 4 इनैंशियोमर पॉसिबल होंगे। तो जो जैसे अगर एक कायरल सेंटर है 2 इनैंशियोमर बनेंगे। हालांकि दोनों इनैंशियोमर जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों की सेम होगी, लेकिन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड एंगल अलग अलग बन रहे हैं, बॉन्डिंग बदल रहे हैं, तो उनका इंटरेक्शन जो है रिसेप्टार के साथ वो बदलेगा, प्रोटीन बाइंडिंग बदल सकती है, मेटाबॉलिज्म में फ़र्क आ सकता है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, एक आइसोमर जो है जैसे कि कोई ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर में दोनों आइसोमर्स हैं, 2 एनेंशियोमर्स हैं। दोनों एनेंशियोमर्स का जो इंटरेक्शन है रिसेप्टार के साथ वो अलग अलग हो सकता है। 3 पॉइंट अटैचमेंट हो सकता है और किसी का 2 पॉइंट अटैचमेंट हो सकता है। तो इस तरह से एक्टिविटी में फ़र्क आता है। अगर रिसेप्टार से बाइंडिंग अच्छी तरह से नहीं होगी तो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। 3 पॉइंट अटैचमेंट है तो बाइंडिंग मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, बेटर एक्टिविटी मिलेगी। 2 पॉइंट अटैचमेंट है तो वो उतनी एक्टिविटी नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए प्लस एड्रेनलिन और माइनस एड्रेनलिन का। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर में 3 अटैचमेंट दिखा रहे हैं, जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं वो समझिए रिसेप्टार से अटैचमेंट दिखा रहे हैं। एक अटैचमेंट रिंग से है, अगला हाइड्रोक्सिल ग्रुप से है, और उससे आगे जो अमाइन है, अमाइन के हाइड्रोजन से है। अब प्लस एड्रेनलिन में और डेक्स्ट्रो एड्रेनलिन में, लिगो में देखा आपने 3 अटैचमेंट हैं, डेक्स्ट्रो में यानी प्लस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो चला गया ऊपर। ऊपर मतलब ये हो गया अल्फा बॉन्ड। यहाँ पहले में लियो यानी कि माइनस एड्रेनलिन में बीटा बॉन्ड से जुड़ा हुआ था हाइड्रोक्सिल बीच वाला, तो वो रिसेप्टार से अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है। जबकि डेक्स्ट्रो एड्रेनलिन में क्या हो गया, हाइड्रोजन बीटा बस से हो गया और हाइड्रोक्सिल जो है अल्फा से हो गया, तो वो एंगल बदल गया, वो दूसरी तरफ निकल गया, तो वो मौजूद नहीं है रिसेप्टार से बाइंड करने के लिए। तो रिसेप्टार से बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो ये है, ये 2 इनैंशियोमर्स हैं कायरल सेंटर्स के साथ अलग अलग। इसी तरह से इफेड्रिन और सीडो इफेड्रिन है। इफेड्रिन जो है पोटेंसी में अलग है, फ़र्क है इनके, सॉल्युबिलिटी में भी फ़र्क है। क्यों है? पोटेंसी में फ़र्क है इनफैक्ट। देखिए इसमें हाइड्रोक्सिल जो है वो अमाइन मिथाइल की साइड में है, जबकि सीडो इफेड्रिन में हाइड्रोक्सिल अमाइन मिथाइल से दूसरी साइड में है। ये एरिथ्रो है इनैंशियोमर है, और सीडो इफेड्रिन जो है वो थ्रियो इनैंशियोमर है। तो ये स्ट्रक्चर बदल जाने की वजह से इनकी पोटेंसी बदल जा रही है। मतलब एफेड्रिन जो है वो कम क्वांटिटी में इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि सीडोएफेड्रिन को उस बराबर इफेक्टिवनेस लाने के लिए क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी इसकी। उसी तरह का एग्जांपल यहाँ पे है वारफेरिन एस और आर वारफेरिन का। अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस कन्फिगरेशन कहते हैं हम लोग। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या है कि जैसे ये दो स्ट्रक्चर देखिए, ट्रांस डाइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल का और सिस डाइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल का जो पोजीशन है, दोनों तरफ रिंग, सबसे बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल बेंजीन और दूसरी तरफ भी हाइड्रोक्सिल बेंजीन, इनकी पोजीशन में ही फ़र्क है।
अब ये अलोंग द डबल बॉन्ड एक्सिस ये रोटेट हो जाते हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे बन रहा है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से जो रोटेशन हो रहा है या किसी रिजिड रिंग सिस्टम की वजह से उसके आसपास जो रोटेशन बन रहा है, उस वजह से ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, जो कि सिस और ट्रांस कहलाते हैं। अब डाइथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल जो है ये एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी रखता है, जबकि सिस डाइथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल जो है ये सिर्फ 7% एक्टिविटी रखता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस डाइथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल। तो एक्टिविटी 93% घट गई, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई समझिए, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स और फंक्शनल ग्रुप हैं उनका अरेंजमेंट बदलने से। ठीक, तो ये हुआ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो गए। अब आते हैं आइसोस्टेरिज्म पर। आइसोस्टेरिज्म जो ये अलग है, इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मत समझ लीजिएगा, उससे अलग है ये। 1919 में एक टर्म लॉन्गमेयर ने इंट्रोड्यूस किया, आइसोस्टेरिज्म। इसका मतलब आइसोस्टेरिज्म मतलब ये था कि दो मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट से मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल के साथ लगे हुए दो किसी मॉलिक्यूल में लगने वाले एटम्स, अलग अलग से एटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स। तो दो मॉलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट अगर उनमें उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है और अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अगर सेम है, तो ये जो है सिमिलर प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स भले ही उनका स्ट्रक्चर अलग हो या दो मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट भले ही वो अलग अलग हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, लेकिन अगर इनके की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके साथ है वो सेम हो और इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट लगभग सेम हो, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एक जैसा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ये एक जैसा एक्टिविटी देंगे, क्योंकि ये रिसेप्टर वगैरह से बाइंडिंग भी लगभग एक जैसी करेंगे। ठीक, तो आइसोस्टर्स जो हैं ये क्या होने चाहिए, आइसो इलेक्ट्रिक होने चाहिए, ताकि जो टोटल चार्ज उन पे है वो सेम रहे। अब बायो आइसोस्टर्स क्या हैं? अभी तो हमने पढ़ा आइसोस्टर्स। अब बायो आइसोस्टर्स क्या हैं? बायो आइसोस्टर्स वो हैं दो अलग मॉलिक्यूल्स, चाहे दो मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट, जो कि एक जैसा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, तो वो कहलाते हैं बायो आइसोस्टर्स। अब बायो आइसोस्टर्स जो हैं वो दो तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं, क्लासिकल बायोस्टर्स और नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स। क्लासिकल बायोस्टर्स में जो है इनमें शेप और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो एटम्स का है वो सेम रहता है, ग्रुप्स या मॉलिक्यूल में जहाँ से कि ये रिप्लेस करते हैं। मतलब ये एटम्स हैं जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, भले ही ये अलग अलग ग्रुप में लगे हुए हों। अब जैसे एग्जांपल देखिए और समझ में आएगा। बायो आइसोस्टर्स का एग्जांपल है, पहले तो हैलोजन ग्रुप है, मतलब किसी मॉलिक्यूल में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कोई हो, लगभग एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी सेम हैं, तो प्रॉपर्टी भी लगभग मिलती जुलती देगा। मतलब एग्जैक्टली सेम देगा ये नहीं कहा जा रहा है, दे सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक मिलती जुलती एक्टिविटी देगा। कहीं पे अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ला दें तो भी। इसी तरह से मिथाइल और अमाइनो, CH3 और NH2 ये भी आइसोस्टर्स हैं, ये यूनिवैलेंट आइसोस्टर्स हैं। और इसी तरह से हाइड्रोक्सिल और सल्फाइड्रिल, OH और SH। बायोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स जो हैं बायो आइसोस्टर्स के, उनमें हैं ROR, एस्टर है, और RNH ये हो गए ROR, और मतलब दो एल्काइल ग्रुप्स या अराइल ग्रुप्स, R से एल्काइल या अराइल ग्रुप मान लीजिए, इनके बीच में O हो चाहे NH हो, ये आइसोस्टर्स होंगे। इसी तरह से दो R के बीच में सल्फर हो या CH हो तो भी ये आइसोस्टर्स होंगे, बायो आइसोस्टर्स होंगे, एक जैसी एक्टिविटी देंगे। इसी तरह से CONH है या COOR है या COSR है, ये तीनों ही बायो आइसोस्टर्स हैं, ये बाईवैलेंट बायो आइसोस्टर्स हैं, मतलब दोनों तरफ इनके बॉन्डिंग है। ट्राईवैलेंट हैं, CHN, मतलब कहीं CH हो या नाइट्रोजन हो, सिंपल।
एक जैसा होगा। फास्फोरस है, आर्सेनिक है तो भी। पेंटावैलेंट हैं, रिंग इक्विवेलेंट हैं, रिंग में एन है या एस है, आइसोस्टर्स हो सकते हैं वो। अब ड्रग डिज़ाइन में क्या एप्लीकेशन है बायो आइसोस्टर्स का? काफ़ी सारा है। जैसे कि कोई ड्रग हमने बनाई है, उसमें हमने सल्फ़र दे रखा है। अब वो हो सकता है सल्फ़र की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट मिल रहा हो, या बायोअवेलेबिलिटी कम हो, या वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो, कई तरह की दिक्कत हो सकती है। तो हो सकता है हम सल्फ़र को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दें, रिसेप्टर पे बाइंडिंग तो वही मिलेगी, लेकिन बाकी जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कम हो जाए, या बायोअवेलेबिलिटी हो सकता है बढ़ जाए। अब उसी तरह से एग्जांपल्स देखिए। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ब्यूटामाइड है। अगर इसमें आर की जगह पे, पहला देखिए, अगर आर की जगह पे हम NH2 रखते हैं तो ये कार्ब्यूटामाइड होता है, जिसकी कि हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं है। अब NH2 की जगह को हम CH3 से रिप्लेस कर दें तो एक्टिविटी तो बनी रहती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कम हो जाते हैं। अब जैसे कि इसी स्ट्रक्चर में जब R की जगह पे NH2 है, यानी कि कार्ब्यूटामाइड है, तो इन विट्रो रिसेप्टर बाइंडिंग बढ़िया मिलेगी, चाहे वहाँ पे NH2 हो या CH3 हो, यानी कि रिसेप्टर पे बाइंडिंग हो रही है। दोनों आइसोस्टर्स हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग में कहीं हिंड्रेंस नहीं आ रहा है। रिसेप्टर बाइंडिंग होगी तो ऑब्वियसली इफेक्ट मिलेगा, लेकिन रिसेप्टर बाइंडिंग से पहले ड्रग को एब्जॉर्ब होना है, मेटाबोलाइज होना है, साइड तक पहुँचना है। यानी कि ये चेंज करके हम अमाइनो की जगह CH3 ला के हम ड्रग के मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमने आइसोस्टर्स लगा दिया। अब आइसोस्टर लगाने से क्या हुआ कि एक्टिविटी तो हमारी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो हमारी वही मिल रही है, या उससे बेहतर मिल रही है, लेकिन जो दूसरी दिक्कत थी उसको हमने ओवरकम कर लिया। इनफैक्ट फार्माकोकाइनेटिक्स जो ड्रग की थी वो हमने इम्प्रूव कर लिया। इसी तरह से गुआनिन और 6 थायोगुआनिन में हाइड्रोक्सिल और सल्फाइड्रिल ले आते हैं। एक्टिविटी सेम रहती है, लेकिन पोटेंसी बदल जाती है, ड्रग की इम्प्रूव हो जाती है। अब नॉन क्लासिकल बायोस्टर, अभी तक जो हमने पढ़ा क्लासिकल बायोस्टर्स है। नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स जो हैं, ये वो बायोस्टर्स हैं जिनमें कि स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक जो है के रूल को ये बहुत फॉलो नहीं करते। जैसे इसके पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो है लगभग सेम होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, लेकिन नॉन क्लासिकल जो हैं ये इस रूल को बहुत फॉलो नहीं करते हैं। तो नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स का इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और स्टेरिक हिंड्रेंस अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी ये अगर बायो आइसोस्टर्स की तरह काम कर रहे हैं तो ये नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स कहलाते हैं। अब नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स क्या हैं? ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन जो है, या इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है एटम्स की, वो अलग है। से इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल की अलग हो सकती हैं, स्पैटियल अरेंजमेंट यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो अलग हो सकता है, और फंक्शनल मॉइटी जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए उसमें भी बदलाव हो सकता है नॉन क्लासिकल बायोआइसोस्टर्स के फॉर्म में। अब एग्जाम्पल जैसे नॉन क्लासिकल में ईथर है, पहला देखिए ईथर है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ये नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स हैं। ईथर में इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी अलग है, सल्फ़र और ऑक्सीजन में तो सेम है, लेकिन तीनों इसी तरह से काम करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप जैसे एक सिंगल कार्बन लगा है, सिंगल ऑक्सीजन है तो भी, और दो ऑक्सीजन है, 2 कार्बोनिल हैं तो भी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में केवल हाइड्रोक्सिल हो, या NHSO2R हो, या CH2OH हो, अलग अलग हैं ये बिल्कुल, लेकिन ये आइसोस्टर्स का ही काम करते हैं। कैटेकॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, इनका 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं आर्थो और मेटा पोजीशन पे, इनमें बदलाव हो सकता है। अब ये देखिए नॉन क्लासिकल आइसोस्टर्स का बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है ये डाईइथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल, ट्रांस डाईइथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, सिर्फ 2 रिंग है इसमें,
और अगला स्ट्रक्चर है 17 बीटा एस्ट्राडाइल। दोनों ही एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स का काम करते हैं। इनफैक्ट एस्ट्राडाइल तो हार्मोन है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। वही इफेक्ट जो है ट्रांस डाइथाइलस्टिल्बेस्टेरॉल देता है अगर इसको बाहर से दिया जाए तो दोनों की एक्टिविटी सेम है। तो ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि बिल्कुल ही स्ट्रक्चर में अलग हैं, लेकिन आइसोस्टर्स हैं, बायो आइसोस्टर्स हैं, क्योंकि एक्टिविटी एक दे रहे हैं, जबकि स्ट्रक्चर में बहुत ही डिफरेंस है। और जैसे बायो आइसोस्टरिक रिप्लेसमेंट इसी से निकल के आता है, जो मैंने बताया कि कैसे रिप्लेसमेंट से बेहतर बनाया जा सकता है स्ट्रक्चर को। जैसे पहले दो स्ट्रक्चर देखिए, पहला डाईहाइड्रोमिसिमॉल और दूसरा थायोमिसिमॉल। डाईहाइड्रोमिसिमॉल और थायोमिसिमॉल में सिर्फ एक डिफरेंस है, डाईहाइड्रोमिसिमॉल में ऑक्सीजन है, थायोमिसिमॉल में सल्फर है। पहले मैंने एग्जांपल में बताया आपको ऑक्सीजन और सल्फर आइसोस्टर्स हैं, तो इस रिंग में अगर इनको बदल भी देंगे तो भी इनकी एक्टिविटी में फ़र्क नहीं आता है। अब इसी के बाद गाबा जो है वो डाईहाइड्रोमिसिमॉल और थायोमिसिमॉल का आइसोस्टर है, गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड गाबा। अब देखिए ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, खुला हुआ स्ट्रक्चर है और इसमें हेट्रो एटम्स भी नहीं है जो रिंग में हैं, बाकी दोनों में ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी ये आइसोस्टर है। तो गाबा जो है इनका नॉन क्लासिकल आइसोस्टर हो गया। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट बायो कर सकते हैं हम। जैसे कोई एटम है जो कि बायो आइसोस्टर है दूसरे एटम का, तो उस सिस्टम की तरह उसका बायो आइसोस्टर लगा दिया हमने, स्ट्रक्चर बदल गया लेकिन एक्टिविटी वही रहेगी, लगभग सेम रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंस है आइसोस्टर्स का। और इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा आप लोग। ये जो फाइल है ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा अभी।